मैंने आपको बताया था पूरे सिलेबस का, एसएससी के सिलेबस का, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ हो, 10% कवर करता है। ये हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपके स्टेट लेवल की परीक्षा चाहे जो भी हो, जिसमें मैथ आती है उसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपकी सबसे बड़ी 2 परीक्षाएं स्टेट लेवल की होने वाली हैं, लेखपाल और यूपीएसआई वाली, उसमें भी ज्योमेट्री आपकी पूछी जाएगी। तो आपको ज्योमेट्री क्लियर करना अनिवार्य है अगर आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इवन अगर आपको यूपीएससी भी क्रैक करना है तो सीसैट के पेपर में ज्योमेट्री के अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ज्योमेट्री जाननी है, समझनी है, पढ़ना ही है। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि एक बार थियरम्स जो भी है आपके प्रमेय क्लियर हो गए, एक बार आपने अप्लाई कर लिया, प्रैक्टिस 1-2 बार हो चुकी है, तो वो चीजें भूलता नहीं है आदमी। और दूसरे टॉपिक हुए जैसे आपका परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, इन सबको दोहराना पड़ता है टाइम टू टाइम। लेकिन मेंसुरेशन और ज्योमेट्री 2 ऐसी चीजें हैं जो एक बार आपने लगाया, 2 बार लगाया तो आगे बार बार लगाने की जरूरत नहीं होती है। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होना चाहिए। तो शीट जो है थियरी वाली, मैं अभी थियरी पार्ट आपको पढ़ा रहा हूं। थियरी वाली शीट जो है आज अपलोड होगी टेलीग्राम पे। अभी कुछ करेक्शन है, थोड़ा सा और करेक्शन करवाना है, उसको चेक कर लूं। कल आधा चेक किया था, आधा और करेक्शन कराकर आज शाम में अपलोड करवा दूंगा। और आपको यहाँ पर ये शीट मिलेगी भी, यहाँ हमारे हाथ में वो शीट है, शीट आपको मिलेगी भी। आप नोट्स इसके सहारे देखकर बनाना चाहें बना लीजिए, समझा देंगे हम यहाँ एक एक चीज। हम यहाँ लिखवा इसलिए नहीं रहे हैं कि समय बचेगा आपका, यहाँ केवल समझे आप। और जितना मैं व्हाइट बोर्ड पे नोट करता हूं मार्कर से, आप भी उतना कॉपी पे नोट कर लिया करिए कि पेन चलना चाहिए क्लास में, केवल दिमाग नहीं पेन भी चलना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब चीजें बैठती हैं दिमाग में। तो कल मैंने आपको बताना शुरू किया था माध्यिका क्या होती है। तो हेडिंग दे दीजिए फिर से, माध्यिका। वापस से हम इसको डिस्कस करेंगे। माध्यिका मीडियन, देखिए ये एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, नाम है इसका ABC। 3 शीर्ष हैं इसके, वर्टेक्स हैं A, B और C। माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई एक ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, माध्यिका कहलाती है। ये एक रेखा आपने खींच लिया है। अगर ये रेखा AD BC को 2 बराबर भाग में बांट रही है तो आपकी AD जो होगी इस BC की क्या होगी? माध्यिका है। आ गया समझ में? त्रिभुज की क्या है? माध्यिका है। और ये BC पर पड़ा हुआ है। AD त्रिभुज की क्या है? एक माध्यिका है। क्लियर है? सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रही है। माध्यिका का काम क्या होता है? कहां कैसे चलना होता है इसको? शीर्ष से चलती है माध्यिका, शीर्ष से निकलती है, शीर्ष से चलती है और सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। बस खत्म, इतना ही है माध्यिका। अब कोई बच्चा कहे सर यहां पर 90 डिग्री का एंगल होगा, तो हमने ऐसा कुछ बताया है क्या माध्यिका की परिभाषा में? माध्यिका का काम केवल क्या है? मीडियन। मीडियन का काम क्या है? वर्टेक्स से निकलना और अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, 2 बराबर भागों में बांटना, यही मीडियन है। मीडियन का ये काम नहीं होता कि ये इस पे परपेंडिकुलर भी शो करे। कहीं शो हो रहा है तो वो अलग प्रॉपर्टी हो गई। जैसे समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होगी वो भुजा पे क्या होती है? लंब भी होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में एक माध्यिका जो होगी वो भुजा पे क्या होगी? लंब भी होगी, जो बराबर भुजाओं के शीर्ष से निकले सामने पड़ती है तो वो लंब भी होती है। लेकिन माध्यिका को हम लंब से थोड़ी डिफाइन करेंगे। माध्यिका का डेफिनेशन क्या रहेगा? एक ऐसी रेखा जो त्रिभुज के शीर्ष से निकल रही है और सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रही है, बस वो माध्यिका है, मीडियन है। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? माध्यिका की एक लाइन की डेफिनेशन। शीर्ष से क्या है? आप बोलिए हमारे साथ। शीर्ष से खींची गई एक ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, माध्यिका कहलाती है। क्लियर हो गया? इंग्लिश मीडियम वाले परेशान ना हो, चूंकि हम बाइलिंगुअल भाषा यहाँ मतलब दोनों इंग्लिश हिंदी नहीं बोल सकते, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा टर्म तो क्लियर ही हो गया
कि वर्टेक्स से निकल रही है एक लाइन जो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, मीडियन है। हो गया, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ लेंगे इसको। बाकी शीट में बाइलिंगुअल शीट है, इंग्लिश और हिंदी दोनों है, हर चीज यहाँ बाइलिंगुअल मिलती है, तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा मैनेज तो करना पड़ेगा इंग्लिश मीडियम वालों को। चलिए, अब माध्यिका का काम क्या क्या है वो मैं देख लूं। अगर कोई त्रिभुज की आपने ये माध्यिका खींच रखा है, मान लिया ये त्रिभुज है ABC, एक ही माध्यिका खींचा है आपने। खींचने के लिए कितनी माध्यिकाएं खींच सकते हैं? 3 शीर्ष हैं, तो माध्यिकाएं कितनी होंगी? 3 शीर्ष है तो बच्चों माध्यिकाएं कितनी होंगी? 3। तो अभी मैंने एक ही माध्यिका खींची है, तो अगर त्रिभुज की केवल एक माध्यिका खींच रहे हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को ये 2 बराबर भागों में क्या करेगी? विभाजित करेगी, बांटेगी। इस बात को दिमाग में बैठाइए। अगर आपने एक माध्यिका खींचा है त्रिभुज के अंदर, तो इस माध्यिका का काम क्या होगा? सामने वाली भुजा को तो 2 बराबर भागों में बांटेगी ही बांटेगी, लेकिन इसके क्षेत्रफल को भी क्या करेगी? त्रिभुज के क्षेत्रफल को वो भी 2 बराबर भागों में बांट देगी। अगर पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस ट्रायंगल का एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस ट्रायंगल का एरिया भी क्या होगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऐसा क्यों? आइए दिखाता हूं मैं क्यों ऐसा होता है। अगर आप यहां से ये लंब खींचे, भाई ये तो लंब है नहीं यहां पर, अगर आप इसको यहां लंब खींच लें, ध्यान से देखिए, तो ये आपका अगर x है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा? x होगा, क्योंकि ये माध्यिका खींची गई है, 2 बराबर भागों में बांटेगी। अगर ये दूरी x है तो ये भी दूरी x होगी। यहां से आपने लंब खींच लिया। अगर मैं कहूं कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालिए, ये D है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, याद है सबको? तो आप इसका अगर क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहते हैं, तो फॉर्मूला बनता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस त्रिभुज का आधार जो होगा ये x होगा, और ये जो लंब पड़ा होता है यही क्या होता है? ऊंचाई होता है। याद रखिएगा, त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दीजिए, वही क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाती है। तो 1/2 आधार क्या हो जाएगा? x, और इंटू ऊंचाई क्या हो गई? h। यह आ गया त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अगर अब मैं पूछूं आपसे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बताइए, ADC का क्षेत्रफल बताइए, तो ये भी तो सेम वही फॉर्मूला होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो ABD आपका ट्रायंगल है, ADC है, सॉरी, ADC जो ट्रायंगल है, इसकी ऊंचाई क्या है? याद रखिएगा, त्रिभुज की ऊंचाई हमेशा ऐसा नहीं होता कि त्रिभुज के अंदर से ही दिखे। आप त्रिभुज की ऊंचाई को अधिक कोण त्रिभुज में देखेंगे कि बाहर से दिखाई जा रही है। ये एक अधिक कोण त्रिभुज बना है, ये ऊंचाई बाहर से रहेगी। ये ऊंचाई क्या रहेगी? बाहर से रहेगी। ये हाइट जो है इन दोनों छोटे ट्रायंगल के लिए कॉमन हाइट है, साथ ही साथ इस बड़े ट्रायंगल के लिए भी क्या है? कॉमन हाइट है। ये ऊंचाई इन तीनों त्रिभुजों के लिए काम कर रही है। बड़ा त्रिभुज ABC और 2 छोटे त्रिभुज ABD और ADC, ABD और ADC, इन तीनों त्रिभुजों के लिए कॉमन हाइट है आपकी। ध्यान से देखिए, ये तो कंफर्म था कि ABD के लिए है ये ऊंचाई, अंदर से ये लंब गिरा हुआ है, तो इसी को त्रिभुज की ऊंचाई कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब कई लोगों को क्लियर नहीं होगा कि ये ADC की भी ऊंचाई है, तो ध्यान दीजिए ऊंचाई कैसे निकलती है। शीर्ष से सामने लंब डालिए, वही ऊंचाई होती है। तो ADC का एक शीर्ष A है, अंदर नहीं लंब डाल सकते, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये 90 से बड़ा दिखाई दे रहा है। अगर अंदर लंब डाल देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो यहां भी 90 आ जाएगा, और 2 ही कोण जोड़कर आपके होने लगेंगे 180, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है? तो यहां जो हाइट गिरेगी वो त्रिभुज के बाहर गिरेगी। कहां गिरेगी? बाहर। ये है परपेंडिकुलर, ये ऊंचाई बाहर से ली गई है। तो इसको क्या करेंगे? DC को CD को प्रोड्यूस कर देंगे पीछे की ओर, पीछे बढ़ा देंगे। तो ये जो लंब है ये DC पर ही बोला जाएगा,
लंब भले डीसी को बढ़ाया गया है तब ये मिला है, लेकिन ये लंब किस पर बोला जाएगा, डीसी या सीडी पर ही बोला जाएगा, तो ये ऊंचाई हो जाएगी। तो अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज की दो ऊंचाइयां, भाई ऊंचाई तो 3 होगी ना त्रिभुज की, एक ऊंचाई थोड़ी होगी। त्रिभुज में शीर्ष 3 है, 3 भुजाएं हैं, तो ऊंचाइयां भी कितनी होंगी, 3। त्रिभुज में सब कुछ 3-3 होता है, कल ही मैंने आपको बताया था। तो अधिक कोण त्रिभुज में 2 ऊंचाइयां त्रिभुज के बाहर से आती हैं, बाहर गिरती हैं। तो ये भी हाइट इसी ट्रायंगल की है। तो इसका एरिया एडीसी का निकालेंगे तो 1/2 आधार क्या लेंगे इसके लिए, ये पूरा लिया जाएगा कि केवल डीसी आधार बनेगा। एडीसी का आधार केवल यही है एक्स, ये इसी पर लंब बोला जाएगा, ये काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा 1/2 एक्स इंटू क्या एच। आप देख रहे हैं कि इसका भी क्षेत्रफल 1/2 एक्स इंटू एच है और अगले वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1/2 एक्स इंटू एच है। तो क्या ये दोनों एरिया बराबर हुए, एरिया दोनों बराबर। मैंने क्या स्टेटमेंट दिया था, त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। साफ साफ दिखाई दे रहा है, इस मीडियन एडी ने इस एबीसी को 2 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है, 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट दिया है। अभी अभी मैंने इसको प्रूव भी करा दिया, क्लियर है। इसका एरिया एबीडी का एरिया निकाल दिया, एडीसी का एरिया निकाल दिया, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से, दोनों का एरिया। ऊंचाई इन 3, इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, 3, तीनों के लिए ऊंचाई क्या है, कॉमन है, कॉमन हाइट है। हाँ यह है कि बड़े वाले त्रिभुज के लिए आधार 2x है, लेकिन इन दोनों छोटे त्रिभुजों के लिए आधार क्या है, x और x है। तो एरिया जो आने वाला है इसका वो क्या आएगा, एरिया जो आ रहा है वो बच्चों आपका इक्वल आएगा। 1/2 b इंटू एच से एरिया निकालिए, दोनों के दोनों एरिया क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो समझ गए आप, माध्यिका क्या होती है, शीर्ष से खींची गई एक ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, माध्यिका कहलाती है। माध्यिका की प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है, माध्यिका त्रिभुज को, एक माध्यिका खींचेंगे तो त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या करेगी, वो विभाजित करेगी। आ गया समझ में, माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। ध्यान से देखिएगा। अब आगे अगर मैं दिखाऊं आपको एक प्रॉपर्टी और, त्रिभुज की तीनों माध्यिका अगर खींच देंगे, तीनों माध्यिका खींच देंगे तो ध्यान से देखिए, त्रिभुज आपका 6 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित होगा अगर तीनों माध्यिका खींच देंगे। तो अगर इसका एरिया x1 है, इसका एरिया x2 है, इसका एरिया x3 है, इसका एरिया x4 है, इसका एरिया x5 है, इसका एरिया x6 है, तो सारे एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे। इस पे हमेशा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, हमेशा इस माध्यिका, तीनों माध्यिका खींच के बोलेगा कि इन दोनों का एरिया, पूरे के एरिया का कितना % है या क्या अनुपात है इसमें, यह क्वेश्चन बहुत बनाया जाता है आपके पेपर में। तो हमने एक और प्रॉपर्टी बताई है कि जब त्रिभुज की तीनों माध्यिका खींच देंगे, त्रिभुज की तीनों माध्यिका खींच देंगे, तीनों माध्यिका जब काट लेंगे एक दूसरे को, तो त्रिभुज क्या होगा, 6 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित हो जाएगा। ये सब 6 त्रिभुज बने हैं कि नहीं इसके अंदर, और 6 के 6 एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर x4 बराबर x5 बराबर x6, ये होगा। सब शीट में मिलेगा, नोट नहीं करना है। आज टेलीग्राम पे शीट आपकी शाम रात तक पड़ जाएगी, वहां से आप चीजें एक एक करके देखते जाएंगे, ठीक है। इस चीज को प्रूव कराया जाएगा 1-2 दिन बाद। आ गया समझ में। अब एक बात आती है कि माध्यिकाएं जो काट रही हैं वो केवल इसी यहीं से क्यों गई हैं, एक ही बिंदु से क्यों गई हैं, माध्यिकाएं इस तरह से क्यों नहीं चली गई हैं, एक इधर और एक इधर, क्यों एक पॉइंट से ही होकर गई हैं, इस तरह से क्यों नहीं गई हैं। जा सकती हैं, नहीं जा सकती। आप कभी भी माध्यिकाओं का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक ही पॉइंट से जाएगी और उसी पॉइंट को कहते हैं केंद्रक, सेंट्रॉइड। इसी पॉइंट को कहते हैं केंद्रक, सेंट्रॉइड। ये स्थिति बनती है लेकिन माध्यिका के केस में नहीं, ये बनता है सेवियन का केस। अगर ये देखिए, ये आपका ट्रायंगल है, हर एक बच्चा देखे,
यहां से ये कोई रेखा खींच दी गई है, ये क्या है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेबियन। क्या नाम है बच्चों इसका? सेबियन। सेबियन से भी रिलेटेड कई सारे थियरम है, कई सारे रिजल्ट है, उसकी भी चर्चा आगे होगी। अभी सेबियन पे हम केवल दिखा दें आपको कि माध्यिका का काम तो दो बराबर भागों में बांटना होता है। अगर ये रेखा इसको दो बराबर भाग में बांट रही है तो माध्यिका है ये। लेकिन अगर कोई रेखा कुछ भी नहीं कर रही, पता ही नहीं चल रहा है, इस तरह से चली गई या ऐसे चली गई, आपको नहीं पता चल रहा है कि बराबर भाग में बट रहा है कि नहीं बट रहा है, बराबर भाग में अगर ये नहीं बांट रही है, बराबर भाग में अगर ये नहीं बांट रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? सेबियन। क्या बोलेंगे? सेबियन। सेबियन की चर्चा आगे होगी। माध्यिका भी एक सेबियन होता है, लेकिन वो सेबियन स्पेशल नाम क्या दिया जाएगा उसका? माध्यिका। देखिए, अगर कोई सेबियन है, अगर कोई सेबियन है, ये सेबियन है, और ये सेबियन इसको दो बराबर भाग में बांट दिया, तो ये क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। ये सेबियन क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। तो सेबियन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि किस रेशियो में बांट रहा है या कैसे बांट रहा है, बस आके टच करना चाहिए। आके यहां पर क्या होना चाहिए? ये टच करे यहां पर, तो ये क्या है? सेबियन है। बस टच करे। तो इससे रिलेटेड थियरम वगैरह अभी होंगे, बाद में होंगे, पहले और बेसिक बेसिक चीजें हम लोग कर लें। मास पॉइंट ज्योमेट्री और ये सेबियन से रिलेटेड थियरम्स जो है वो हम लोग एकदम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? बस ये जानते रहिए कि अगर ये दो बराबर भाग में ये बांट दे ये रेखा इसको, तो ये माध्यिका कहलाएगी। अभी ये क्या कहला रही है? सेबियन। यही सेबियन माध्यिका हो जाती है कब? जब 1:1 के रेशियो में सामने वाली भुजा बढ़ जाए तब। क्लियर है? सब शीट में लिखा हुआ मिलेगा, कोई प्रॉब्लम? तो अब देखिए, मीडियन जब भी एक दूसरे को काटेगा तो एक ही बिंदु से होकर जाएगा, अलग अलग बिंदु से होकर नहीं जाता है, याद रखिएगा। और उस कटान बिंदु को ही क्या कहते हैं हम? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रॉयड। तो अगली हेडिंग हमारी जो है मीडियन के बाद वो है सेंट्रॉयड की। सेबियन क्लियर हुआ क्या होता है? सेबियन अपना इस तरह से जाएगा, सेबियन ऐसे जा सकता है। यस, क्या है? मीडियन अब दोबारा रिपीट नहीं होगा। गलत बात है ना, वो लेट में आए होंगे जो दोबारा रिपीट करा है। हमें लगता है 4-6 बार तो परिभाषा हमने चिल्लाई है, बार बार मैंने बोला है क्या होता है मीडियन। अब ये थोड़ी मतलब होता है आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मूर्ख हैं कि बताते रहेंगे। कौन है गधा वो मोबाइल पे? हाँ, अर्जुन चौधरी, आप लेट आए हैं, समय से रहिए क्लास में। कल भी मीडियन बताया था मैंने, आज भी दोबारा मीडियन बताया है। अब मीडियन दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं होता। यहां क्लास में किसी को प्रॉब्लम है मीडियन में? मीडियन क्या होता है? एक ऐसी रेखा जो शीर्ष से चल रही है और सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांट रही है, माध्यिका कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। सेबियन क्या है? सेबियन के लिए बराबर भाग में बांटना जरूरी नहीं है, वो कैसे भी बांट सकता है। हो सकता है ये 1:5 के रेशियो में बांट दिया, हो सकता है कि ये कुछ और रेशियो में बांट दे, तो ये सेबियन कहलाएगा। यही सेबियन मीडियन होता है कब? जब ये सेबियन इसको 1:1 के रेशियो में यानी कि बराबर भाग में बांट दे, तो ये मीडियन, सॉरी, ये सेबियन ही मीडियन कहलाएगा। ठीक, सेबियन से रिलेटेड थियरम बाद में होगा। आइए अब हम आते हैं माध्यिकाओं के कटान बिंदु यानी कि केंद्रक पे। माध्यिकाओं का कटान बिंदु यानी कि केंद्रक। देखिए हेडिंग सभी लोग देंगे, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र या माध्य केंद्र। इंग्लिश होती है इसकी सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड इसकी हिंदी होती है, सॉरी इंग्लिश होती है। हिंदी 3 है, केंद्रक बोलिए या गुरुत्व केंद्र बोलिए या माध्य केंद्र बोलिए। इंग्लिश होती है इसकी सेंट्रॉयड। तो सिंपल सी बात है कि माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक कहलाता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉयड। माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है बताइए? केंद्रक कहलाता है। फिगर में मैं दिखा रहा हूं, एक ये त्रिभुज है ए बी और ये सी। एक माध्यिका आपने एडी खींच लिया,
एक माध्यिका आपने बी ही खींच लिया, तो बेटा इन दो माध्यिकाओं का कटान बिंदु ही यहां दिख गया। तीसरी माध्यिका की मजबूरी है कि वो यहीं से आए। दो माध्यिकाओं के कटान बिंदु से भी आपको केंद्रक पता चल जाएगा, क्योंकि अब तीसरी माध्यिका जो यहां सी से चलेगी उसकी मजबूरी है कि इसी बिंदु से होकर वो जाए, क्योंकि माध्यिकाएं जब काटेंगी तो एक ही बिंदु पे काटेंगी। तो दो माध्यिकाओं को कटाकर भी हम बता सकते हैं कि ये क्या है, केंद्रक है। दो माध्यिकाओं को कटाकर भी बता सकते हैं कि ये केंद्रक है। तीसरी भी यहीं से जाएगी, तो आइए तीसरी लेके चले जाते हैं, यहीं से जाएगा। तो बेटा यही क्या है, जी से दर्शाया जा सकता है। वैसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जनरली क्वेश्चन में जी दिया रहता है, लेकिन ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकता है। आया समझ में, जी से दिखाते हैं। ये क्या है आपका, यही केंद्रक है। यह हमेशा त्रिभुज के अंदर रहेगा, यह हमेशा त्रिभुज के अंदर रहेगा, क्योंकि माध्यिका जो होती है वो त्रिभुज के अंदर ही होती है। तो माध्यिकाएं काटेंगे भी तो कहां काटेंगी, तीनों त्रिभुज के अंदर ही काटेंगी। तो जो केंद्रक होता है वो हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। ये आपका सेंट्रॉइड हो गया। क्लियर हो गया। अब एक खास बात, सेंट्रॉइड की खासियत सुनिए क्या है। बड़ी सिंपल सी बात है, ये कुछ बच्चों को याद भी होगा। जो केंद्रक होता है, ये सेंट्रॉइड जो है ए बी सी, इस माध्यिका को या किसी भी माध्यिका को किस रेशियो में बांटता है, 2:1। कहां से, शीर्ष से, ऊपर से नीचे की ओर 2:1 के रेशियो में बांटता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर AG:2, जो GD होगा वो क्या होगा, 2:1 होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये सब पॉइंट है, दिमाग में आपके होना चाहिए। केंद्रक माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटता है। अगर ये 2 है तो ये 1 होगा। अगर देखिए कोई माध्यिका AD बराबर दे रखा है 9 सेंटीमीटर, AD बराबर दे रखा है 9 सेंटीमीटर। अगर मुझसे पूछे AG और अगर मुझसे पूछ रहा है GD, तो इस 9 को हम क्या करेंगे, 2:1 के रेशियो में बांट देंगे। तो 9 गुणे क्या हो जाएगा, 2/3, यानी कि 6 आएगा। और GD का मतलब क्या हो जाएगा, 9 गुणे 1/3। अनुपातिक विभाजन आता है ना आप लोगों को, आता है कि नहीं, हाँ, तो हो जाएगा ये आपका 3। देखिए ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। तो जो केंद्रक होता है माध्यिका को शीर्ष से 2:1 के रेशियो में विभाजित करता है। जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को शीर्ष से 2:1 के रेशियो में विभाजित करता है, 2:1 के रेशियो में बांटता है। सही है। अगर ये माध्यिका पूरी 15 सेंटीमीटर की है तो ये बेटा 10 होगा और ये 5, 2:1 का रेशियो होना चाहिए। अगर ये माध्यिका आपकी मान लिया 18 सेंटीमीटर की है तो ये होगा 12 और ये होगा 6, 2:1 के रेशियो में बंटना है, 2:1 के रेशियो में बंटता है। इन चीजों को आगे प्रूव कराएंगे हम, लेकिन अभी पॉइंट वाइज इन चीजों को दिमाग में बैठाइए, नहीं तो अभी सारी चीजें प्रूव करने लगेंगे तो फिर जो मेन पॉइंट जो आपके दिमाग में बैठना चाहिए वो चीज नहीं बैठ पाएगी। पहले ये दिमाग में बैठाना है कि केंद्रक क्या है। केंद्रक क्या है, मीटिंग पॉइंट ऑफ या इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। सेंट्रॉइड क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, या माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक कहलाता है। ये पहले डाउट एकदम क्लियर रखिए, आ गया समझ में। और इसकी मेन एक प्रॉपर्टी क्या है कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटता है। भाई कोई भी केंद्रक है वो माध्यिका पर ही आएगा, तो इस माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांट रहा है, इस माध्यिका को भी 2:1 के रेशियो में बांटेगा। अगर ये माध्यिका 15 सेंटीमीटर की है तो ये 10 होगा और ये 5 सेंटीमीटर होगा। ये माध्यिका अगर 18 सेंटीमीटर की है तो ये 12 होगा और ये 6 होगा। 2:1 के रेशियो में बंटना है, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। तो केंद्रक क्लियर हो गया, क्या है, क्या है केंद्रक, हाँ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, बस एक लाइन में, या माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक होता है। एक लाइन में आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। अब देखिए, आ जाइए, कुछ और प्रॉपर्टी है केंद्रक की, वो मैं बता दूं।
हर एक बच्चा देखेगा। अगर केंद्रक से आप शीर्षों को मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे? केंद्रक से। केंद्रक से अगर शीर्षों को मिला देंगे तो त्रिभुज 3 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित होगा। 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अगर केंद्रक को शीर्षों से, त्रिभुज के शीर्षों से, त्रिभुज के वर्टिसेस से मिला देंगे, वर्टिसेस यानी कि शीर्षों से मिला देंगे तो ये 3 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x1 बराबर x2 बराबर x3, ये हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये आपके केंद्रक की प्रॉपर्टी है। ठीक, ये वहीं से निकल के आया है। आगे बढ़ा देंगे इसको तो ये माध्यिका हो जाएगी। ये रेखाएं आगे बढ़ जाएंगी तो क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। अगर देखिए आपसे मैं पूछूं कि यहां पर दे रखा है, यहां पर दे रखा है केंद्रक सी से मैंने दिखा दिया। अगर कोई रेखा यहां से केंद्रक से होकर पास हो रही है तो वो क्या है? अगर कोई रेखा त्रिभुज के केंद्रक से होकर गुजर रही है वो क्या है? मीडियन है। वेरी गुड, वो क्या है? मीडियन है। 100% मीडियन है। क्योंकि केंद्रक कहां पाया जाता है? मीडियन पर ही पाया जाता है, क्योंकि मीडियन का ही ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। कोई डाउट? तो हमने केंद्रक की परिभाषा बताई, उसके बाद मैंने 2:1 वाला रेशियो बताया, फिर उसके बाद मैंने बताया कि अगर केंद्रक को शीर्षों से मिला देंगे तो 3 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की रचना होती है। इतनी चीजें केंद्रक में आपको बताई गई हैं। आ गया समझ में? हाँ, केंद्रक कोई वृत्त का सेंटर नहीं होता, याद रखिएगा। ये केंद्रक जो है इसका क्या है? कह सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंट्रॉयड है। यहां पर आपका पूरा भार जो होगा, अगर भार के केस में लिया जाए तो पूरा ट्रायंगल यहां बैलेंस होगा इस पॉइंट पे। आ रहा है समझ में? जब हम मास पॉइंट ज्योमेट्री बताएंगे तो ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। अभी माध्यिका मतलब माध्यिकाओं का, सॉरी, केंद्रक मतलब माध्यिकाओं का कटान बिंदु। केंद्रक माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटता है, और अगर केंद्रक को शीर्षों से मिला दिया जाए इस तरीके से तो त्रिभुज 3 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित होता है। क्लियर हो गया? त्रिभुज का केंद्रक दिया गया है। अगर वहां से कोई रेखा गुजर रही है जो शीर्ष से होती हुई आ रही है तो 100% उसको हम क्या कहेंगे? ये मीडियन है। आ गया समझ में? चलिए, अब मीडियन के बाद हम लोग आएंगे। हाँ, मीडियन कोई सर्कल का सेंटर नहीं होता, इसको सेंटर लेकर यहां से कोई वृत्त नहीं खींचा जा सकता, याद रखिएगा। उसके लिए एक अंतः केंद्र होता है और एक परिकेंद्र होता है, ध्यान रखिएगा। अंतः केंद्र और परिकेंद्र होगा। आपका सेंट्रॉयड हमेशा क्या होगा? हमेशा त्रिभुज के अंदर होगा। सेंट्रॉयड यानी कि केंद्रक। आइए अब अगली हेडिंग देंगे आप। अगली हेडिंग आपकी होगी, क्या होगी बताइए? अंतः केंद्र, इन सेंटर। आज शीट 100% आपको मिल जाएगी। इन सेंटर, अंतः केंद्र, ये क्या होता है? अंतः केंद्र ये क्या होता है? देखिए, कोई आपने त्रिभुज बना दिया, कोई आपने त्रिभुज बना दिया। ये एंगल ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इन तीनों कोणों का कोणर्धक खींचा जा सकता है। कोणर्धक रेखा क्या होगी? इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। कोणर्धक रेखा इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। कोणर्धक रेखा इस कोण सी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा खींची जा सकती है कि नहीं? इन तीनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो सकता है। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो सकता है। तो ड्रॉ अगर किया तो ये एक रेखा ड्रॉ हो गई, इससे ये कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। मतलब ये एंगल है 2 बराबर भागों में बट गया। यहां से इसका एंगल बाइसेक्टर लिया, ध्यान दीजिएगा, ये कोण आपका बराबर हो गया, यानी कि कोण भी 2 बराबर भागों में बट गया। इस एंगल का, सी का एंगल बाइसेक्टर लेंगे तो ये 2 बराबर भागों में बट गया। एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है? एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना।
क्लियर है? तो ये तीनों रेखाएं कहीं एक पॉइंट पर मिली है ना? मिली है बेटा, बताइए। तीनों रेखाएं कहीं एक पॉइंट पर मिल रही हैं। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो इस पॉइंट का क्या नाम दिया जाएगा? अंतः केंद्र। इस पॉइंट को ही क्या कहते हैं? अंतः केंद्र, इन सेंटर। तो इन सेंटर की परिभाषा क्या हुई? त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का, कोण अर्धकों का कटान बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। आ रहा है समझ में? क्या बोला मैंने? त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का, ये अर्धक रेखा है, ये अर्धक रेखा है, एंगल बाइसेक्टर है। कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु, ये देखिए यहीं एक पॉइंट पे ही काटेगा, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इसी पॉइंट पे काटेगा, तो ये पॉइंट ही क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र कहलाएगा, इन सेंटर। समझ में आया? यही इन सेंटर कहलाएगा। कोई डाउट? फिर से रिपीट कर दूं, हमारे साथ बोलिएगा, क्या है अंतः केंद्र? त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र कहलाएगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। आ गया समझ में? क्लियर है सारे बच्चों को? तो अंतः केंद्र क्लियर हो गया। केंद्रक अलग होता है, केंद्रक मतलब सेंट्रॉइड अलग होता है, वो माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। और अंतः केंद्र ये एक अलग केंद्र है। ये अंतः केंद्र कैसे निकल के आता है? कोई त्रिभुज दिया हुआ है, उसके कोण अर्धकों को खींचिए, वो जहां एक दूसरे को काटेंगे वही आपका अंतः केंद्र होगा। ये इन सेंटर हो जाएगा। देखा आपने? ये इन सेंटर हो गया। चूंकि त्रिभुज के अंतः कोण अंदर ही रहेंगे और इसका अर्धक भी अंदर से ही खींचा जाएगा, तो काटेगा ये एक दूसरे को कहां? त्रिभुज के अंदर ही। तो त्रिभुज का अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। माध्य केंद्र या केंद्रक भी अंदर होता है और अंतः केंद्र भी हमेशा क्या होता है? अंदर ही होता है, चाहे वो जैसा त्रिभुज हो। क्लियर हो गया? तो अंतः केंद्र एग्जैक्टली समझ में आ गया। सब नोट में बहुत प्रॉपर अच्छी भाषा में लिखा हुआ है मैंने। सेम मेरी ही भाषा में नोट्स है, जो मैं बोल रहा हूं वही चीज इसमें लिखा हुआ है, जिस भाषा में मैं बोल रहा हूं। भाषा अलग नहीं है, याद रखिएगा। जो मैं लिखवाता हूं बच्चों को कॉपी पे, उसमें छपा हुआ है। करेक्शन है थोड़ा सा करा लूं, फिर उसके बाद फाइनली दी जाएगी आपको। आज टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, वहां से आप एक अच्छा नोट्स बना लीजिए देख देख के, तो बहुत बढ़िया रहेगा। सही है? तो सुनिए ध्यान से, फिर से एक बार बताऊं, कोई बताएगा अंतः केंद्र क्या होता है? बोलिए, अंतः केंद्र क्या है? अंतः केंद्र क्या है? फिगर देखते हुए बताइएगा। त्रिभुज के कोण अर्धकों का कटान बिंदु क्या होगा? अंतः केंद्र होगा। कहानी खत्म। रटने वाली बात भी नहीं है, दिमाग में समझ लिया तो परिभाषा आ गई। रटना थोड़ी है बैठ के कि क्या परिभाषा होती है अंतः केंद्र की। केंद्र की परिभाषा रटना है क्या किसी को? फिगर आ जाए सामने, माध्यिकाएं जहां काट रही हैं वही आपका क्या हो गया? उसको कहते हैं केंद्रक, सेंट्रॉइड हो गया। और जहां पर कोणों के अर्धक काट रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? बताइए। इन सेंटर बोलेंगे, अंतः केंद्र बोलेंगे। तो त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होता है त्रिभुज के अंदर ही होता है हमेशा। बेटा इसी अंतः केंद्र से त्रिभुज के अंतः वृत्त का निर्माण होता है, समझिएगा। क्लियर है? इसी अंतः केंद्र से, इसी इन सेंटर से त्रिभुज के अंतः वृत्त का यानी कि इन सर्कल का निर्माण होता है। इन सर्कल, इन सर्कल क्या होता है? एक ऐसा सर्कल जो इन तीनों भुजाओं को टच करते हुए अंदर से जाए, उसको कहते हैं इन सर्कल। आ गया समझ में? देखिए ये अंतः वृत्त है, आ गया समझ में? एक होता है आंतरिक वृत्त, एक क्या होता है? आंतरिक वृत्त। ये आंतरिक वृत्त है, ये आंतरिक वृत्त हो गई, इनर सर्कल हो गई। आ गया समझ में? ये आंतरिक वृत्त हो गई, ये त्रिभुज के अंदर हो गया। लेकिन अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या है? ये अंतः वृत्त है, ये इन सर्कल है। इसका निर्माण कैसे होता है? ये होता क्या है अब वो समझिएगा। इन सेंटर से ही इन सर्कल का निर्माण होता है, इसको कहते हैं अंतःवृत्त। अंतःवृत्त, इन सर्कल,
इन सर्कल। ध्यान से देखिएगा क्या होगा, मिटा दूं इसको मैं, देखिए आपने इसका ले लिया है इन सेंटर, केवल 2 कोणार्धक से भी इन सेंटर मिल जाएगा, तीनों कोणार्धक खींचने की जरूरत नहीं है, केवल 2 कोणार्धक जहां काटेंगे तीसरे को वहीं से जाना है, तो 2 ही अगर काट गए तो इन सेंटर आपका मिल जाता है। खैर यहां हम कुछ कटाए बटाएंगे नहीं, हम फ्रेश फिगर उठाएंगे और इसको हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये इन सेंटर है, इस ट्रायंगल का क्या है, इन सेंटर है। ध्यान दीजिएगा इस त्रिभुज का अंतः केंद्र है, तो यह अंतः केंद्र ही अंतःवृत्त का केंद्र होता है, इसी अंतः केंद्र से अंतःवृत्त का निर्माण होता है। निर्माण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सेंटर से सामने वाली भुजा पर लंब खींचिए, इस सेंटर से सामने वाली भुजा पर लंब खींचिए और तीनों भुजाओं पर लंब खींच लीजिए, तीनों भुजाओं पर लंब खींच लीजिए। ये तीनों लंब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ध्यान दीजिएगा ये तीनों के तीनों लंब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आई ए, आई बी, आई सी खींचा तो आई ए बराबर आई बी बराबर आई सी, ये तीनों लंब आपके बराबर होते हैं और यही अंतःवृत्त की त्रिज्या का काम करते हैं। यही किसका काम करेंगे, अंतःवृत्त की, वृत्त की त्रिज्या का काम करेंगे। इंग्लिश होती है इसकी इन रेडियस, इन रेडियस का काम करेंगे। क्लियर है। देखिए अंतः केंद्र से सामने वाली भुजाओं पर लंब खींच लेते हैं, ये तीनों लंब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे और यही अंतःवृत्त की त्रिज्या का काम करेंगे। यह अंतःवृत्त का सेंटर हो गया और ये अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई। तो कंपास का जो पॉइंट है यहां रखिए, पेंसिल को यहां तक पहुंचाइए और तुरंत चाप खींचना शुरू कर दीजिए और चाप कंप्लीट करा दीजिए। चाप क्या करा दीजिए, कंप्लीट करा दीजिए। ध्यान से देखिए इस तरीके से ये बन गया आपका इन सर्कल, अंतःवृत्त। क्लियर है। ये जो लंब होगा ये अंतःवृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। समझ में आया। ये जो लंब होना है ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है। किसी को कोई डाउट परेशानी हो तो बताए मुझे। आ रहा है सबको समझ में। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, फिर से रिवीजन लेते हैं हम लोग। माध्यिका, माध्यिका किसको कहते हैं बताइए आप, बैठ के बताइए, बच्चियां बैठ के बताएंगी। माध्यिका, हाँ वेरी गुड। शीर्ष से खींची गई एक ऐसी रेखा, देखिए रटना नहीं है, फिगर सामने आ जाए तो उसी हिसाब से सेट हो जाएगा। शीर्ष से खींची गई एक ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, माध्यिका कहलाती है। चलिए केंद्रक आप बता दीजिए, सेंट्रॉयड इंग्लिश में, इंग्लिश पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो समझिए पढ़ाई आधी अधूरी हो गई। सेंट्रॉयड बता दीजिए। वेरी गुड। माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे। अब चलिए बता दीजिए आप हाँ, अंतः केंद्र क्या होता है। वेरी गुड। त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु क्या हो जाएगा, अंतः केंद्र हो जाएगा। इंग्लिश सेंट्रॉयड, अंतः केंद्र की इंग्लिश सेंट्रॉयड, इन सेंटर। और इन सेंटर से ही किसका निर्माण होता है, इन सर्कल का, अंतःवृत्त का। सही है, अंतःवृत्त का निर्माण होगा। अंतःवृत्त का निर्माण करने का तरीका क्या है, एक एक चीज यही व्हाइट बोर्ड दिमाग में छप जाना चाहिए आपके, ये नहीं कि बाद में जाके आपको सब दोहराना पड़े, व्हाइट बोर्ड छप जाए। अंतः केंद्र से अंतःवृत्त का निर्माण कैसे होता है, देखिए ये जैसे मान लीजिए आई है, इन सेंटर है, इन सेंटर से सामने ये परपेंडिकुलर खींचिए। अगर 2 साइड पर भी खींच लेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन हम तीनों पर खींच के दिखा रहे हैं। ये तीनों परपेंडिकुलर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे और यही अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि इन रेडियस का काम करेंगे। बस कंपास का पॉइंट यहां रखिए, पेंसिल को खींच के यहां तक लाइए और फिर ये बना लीजिए अंतःवृत्त। ये इन सर्कल है। क्लियर है सारे बच्चों को। इन सर्कल का काम होता है तीनों भुजाओं को क्या करना, टच करना। टच करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं होगा कि काट के बाहर निकल जाएगा या ऐसा नहीं होगा कि अंदर रह जाएगा। ये नहीं है इन सर्कल। अगर इसको खींच लें ऐसे, ये थोड़ी इन सर्कल है, ये थोड़ी आपका इन सर्कल है, ये तो क्या है, आंतरिक वृत्त है, ये अंतःवृत्त नहीं है। अंतःवृत्त ये है,
जो टच करे इसको, इन सर्कल। यस, रेडियस गलत है, नहीं। माध्यिका केंद्रक जो होता है, बच्चे ने कहा कि अंतः केंद्र भी इसको 3 बराबर भागों में बांट देगा। आप इसकी चर्चा कर रहे हैं, इस पे भी सारी चीजें डिस्कशन होगी। देखिए, अगर आप इस तरीके से साफ दिखाई दे रहा है, अगर ये देख रहे हैं, ये कोण, ये कोण, ये कोण आपका क्या है, बराबर। कितना कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 120, 120, 120। भाई यहाँ ये 120, ये 120, 120 बराबर बराबर भाग में बटेगा, तो ये पार्ट भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जो त्रिज्यखंड जो दिखाई दे रहे हैं उसी की चर्चा कर रहे हैं ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा। अगर ये एंगल बराबर रहे तो, अगर ये एंगल बराबर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। आ रहा है समझ में, जैसे दिखाता हूं मैं फिगर में। ध्यान से देखिएगा। तो बच्चे, कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा एंगल 120 हो, ये हमेशा 120 की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ कोई जरूरी नहीं कि हमेशा 120 बने, फिगर वाइज चेंज हो सकता है। उसकी भी चर्चा आपसे हो जाएगी थोड़ी देर बाद। अब आइए चलिए, तो हमने क्या क्या क्लियर कर दिया आपको। इन सेंटर एकदम क्लियर हो गया, इन सर्कल क्लियर हो गया। अब हमारी बात होगी वो है परिकेंद्र की। नोट करिएगा, परिकेंद्र, परिकेंद्र, इसको क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर। ध्यान दीजिएगा, परिकेंद्र, सर्कम सेंटर, ये क्या है, कोई किसी के पास आइडिया है सर्कम सेंटर का, परिकेंद्र किसी के पास आइडिया है। देखिए मैं बताता हूं, ये त्रिभुज है, नाम है इसका ए, बी और ये सी, सही है। इसकी 3 भुजाएं हैं, आपको आइडिया है परिकेंद्र का, गुड। ए, बी और ये सी, ये 3 भुजाएं हैं। अगर हम इन भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचें, लंबार्धक समझते हैं ना, वही है, इन भुजाओं का हम लंब समद्विभाजक खींचें, ये रेखा इसकी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये पार्ट इस पार्ट के बराबर। अगर इस भुजा का हम, ध्यान से देखिए, लंब समद्विभाजक खींचें, त्रिभुज की भुजा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज की भुजा का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। और इस भुजा का भी हम क्या खींचें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचें। हर एक बच्चा देखें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचें, सभी लोग देखिएगा। तो यहां पर क्या स्थिति होगी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं एक दूसरे को काटा है, काटा है, तो ये कटान बिंदु ही बेटा क्या कहलाएगा, परिकेंद्र, सर्कम सेंटर। इसी को क्या कहते हैं, परिकेंद्र, सर्कम सेंटर कहते हैं। है कोई डाउट किसी को, क्लियर है? फिर से सुनिएगा, फिगर से ही, रटने वाली बात नहीं है। त्रिभुज ए बी सी है, ए बी, बी सी और सी ए, इसकी 3 भुजाएं हैं। हमने तीनों भुजाओं का क्या खींचा है, लंबार्धक या लंब समद्विभाजक। पहली चीज सुन लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि ये शीर्ष से होके जाएगा, इसलिए हम पूरा आगे तक नहीं उठाए हैं, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, समझ लीजिए इस बात को। कोई जरूरी नहीं है कि ये जाके यहां टच कर जाएगा, हो सके यहां से ये आगे निकल जाए। तो ये इसमें कोई केस नहीं है कि ये रेखा आपकी शीर्ष से होके जानी चाहिए। मैंने क्या बोला, भुजाओं का केवल क्या खींचेंगे, लंबार्धक। क्या खींचेंगे, लंबार्धक, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जरा लाइव जो बच्चे हैं वो भी ध्यान दें, इन भुजाओं का लंबार्धक खींचिए, यानी कि परपेंडिकुलर, बताइएगा, बाइसेक्टर खींचिए। खींच लिया, ये आपकी 3 रेखाएं दिखाई दे रही हैं जो तीनों भुजाओं की लंबार्धक हैं। ये तीनों कहीं एक बिंदु पर काटी हैं, तो जिस बिंदु पर ये मिलेंगी उसी को क्या बोलेंगे, इस त्रिभुज का परिकेंद्र। यही इस त्रिभुज का क्या है, परिकेंद्र है। हर एक बच्चा ध्यान दे,
दोबारा दिमाग में दोहरा लीजिए आप लोग, दोबारा दोहराइए। सही है। तो देखिए, ये रटने वाली बात नहीं, केवल समझने वाली बात है। क्या समझना है? कोई त्रिभुज है, इनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचे गए हैं। ये लंब समद्विभाजक जहां एक दूसरे को काटें, वही इस त्रिभुज का क्या है? परिकेंद्र है। तो एक लाइन की डेफिनेशन क्या होगी? त्रिभुजों के भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु, त्रिभुजों की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु क्या कहलाएगा? परिकेंद्र। क्लियर है सारे बच्चों को? इसको क्या बोलेंगे? परिकेंद्र। त्रिभुजों की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु, परिकेंद्र। इंग्लिश में बोला जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीटिंग बाय, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। आ गया समझ में? क्लियर है? मतलब कुछ भी रटना नहीं है, फिगर सामने करके आप सोचिए। फिगर सामने करके सोचेंगे तो तुरंत दिखेगा कि केंद्रक क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, और उसके बाद दिखेगा कि आपका परिकेंद्र क्या होता है। तो परिकेंद्र दिखाई दे रहा है। क्या है परिकेंद्र? फिर से सुनिएगा। ये कोई त्रिभुज है, देखिए हर एक बच्चा, इस भुजा का लंब समद्विभाजक खींचा। लंब समद्विभाजक का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? क्या? एक ऐसी रेखा जो इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटती भी हो और इस पे लंब भी हो, परपेंडिकुलर भी हो। अब ये जरूरी नहीं है कि ये इस शीर्ष से होकर जाए। पहली बात, कोई बच्चा ये ना सोचे, कोई जरूरी नहीं है कि ये शीर्ष से होकर जाए, ऐसा नहीं होता। जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, बस ऐसे ही खींचिए आप। फिर ये हो गया, ये हो गया इस भुजा का लंब समद्विभाजक, ये हो गया इस भुजा का लंब समद्विभाजक। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो इन भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु कहां दिखा है? आपका यहां दिखा है। इसी को बोलते हैं परिकेंद्र। डेफिनेशन अगर बोलना हो, कोई पूछे तो क्या बताएंगे? त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु क्या होता है? परिकेंद्र होता है। मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। ठीक है? क्लियर है? माध्यिका क्लियर हो गई, केंद्र क्लियर हो गया, अंतः केंद्र क्लियर हो गया, परिकेंद्र क्लियर हो गया। अब परिकेंद्र में तीन केस पे आ जाइए। ये त्रिभुज कैसा है? कैसा त्रिभुज देखने में लग रहा है आप लोगों को? न्यून कोण लग रहा है? लग रहा है ना, ये न्यून कोण त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये सवाल पेपर में पूछता है आपके कि बताइए न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? त्रिभुज के अंदर। ये आपका आंसर होगा, सब नोट में मिलेगा, त्रिभुज के अंदर होगा। क्लियर है? अब आ जाइए, न्यून कोण त्रिभुज के बाद क्या आता है? समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज की हम बात करें, ध्यान से देखिए, तो इसका परिकेंद्र क्या कहां होता है? कई बार पूछा हुआ सवाल है। इसका परिकेंद्र कहां होता है? कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। आइए दिखाता हूं कंस्ट्रक्शन करके, कर्ण के मध्य बिंदु पर ही आएगा। ये देखिए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने खींच लिया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने खींच लिया। हर एक बच्चा ध्यान देगा। और दो ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेने से जहां काटेगा वही आपका क्या हो जाता है? सर्कमसेंटर हो जाता है। दो से ही पता चल जाता है। दो भुजाओं का ही लंब समद्विभाजक खींचा। बच्चा कहेगा सर ये बड़ा है, ये छोटा है। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां तो मैं रफ फिगर बना रहा हूं ना, तो छोटा बड़ा हो जाए तो उससे कोई बड़ी बात नहीं। अब कौन सा हम स्केल और पटरी प्रकार सब लेके माप रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो जाए तो वो क्या है? एडमिसिबल है। देखें, तो ये एक लंब समद्विभाजक हो गया, ये इसका एक लंब समद्विभाजक हो गया। कहां काटा है? कहां मिले हैं? दोनों कर्ण पर मिले हैं। और नाप कर देखेंगे तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, तो ये कर्ण का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। कर्ण का क्या होगा? मध्य बिंदु। अब तीसरा वाला जो लंब समद्विभाजक है 100% यहीं से जाएगा। तीसरी भुजा ये कर्ण ही है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण क्या बोलते हैं? कर्ण। तो ये देखिए, ये हो गया आपका 90 डिग्री, यहां से जाएगा।
ये है आपका परिकेंद्र, ओ बोल दीजिए, ये आपका परिकेंद्र है। तो सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होता है, तो समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होता है, बताइए, कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, सही है। अब आ जाइए अधिक कोण त्रिभुज के लिए, यह अधिक कोण त्रिभुज है, यह अधिक कोण त्रिभुज है बेटा, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, यहां पर यह अधिक कोण है। इसका हमें परिकेंद्र आपको बताना है, कंस्ट्रक्शन करें। देखिए ये जो हो गया इस भुजा का लंब समद्विभाजक हो गया, ये रेखा जो हो गई इस भुजा की लंब समद्विभाजक हो गई। समझिएगा ये दोनों रेखाएं इन दोनों भुजाओं की लंब समद्विभाजक हो गई। कहां मिली हैं, त्रिभुज के बाहर मिली हैं। तो निश्चित रूप से हमको बोलना पड़ेगा कि अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होता है। और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, यहां थोड़ी होता है, यहां थोड़ी होता है, कहां होता है, अधिक कोण के सामने होता है, अधिक कोण के सामने होता है, त्रिभुज के बाहर होता है। कंस्ट्रक्शन के माध्यम से भी ये चीज आपको दिखाई दे रही है, कंस्ट्रक्शन के माध्यम से भी ये चीज आपको दिखी है। क्लियर है सारे बच्चों को, है कोई डाउट आ रहा है समझ में? चलिए देखिएगा, इसके बाद तीसरा वाला भी अगर भुजा का आप लंब समद्विभाजक खींचना चाहेंगे तो वो 100% मजबूरी है कि वो भी कहां से जाएगा, यहीं से जाएगा। तो ये आपका हो गया ओ पे ये परिकेंद्र हो गया। तो तीन चीजें बताई गई हैं आपको, बोलिएगा आप लोग। न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होता है, त्रिभुज के अंदर होता है। क्या उसका फिर से मैं कंस्ट्रक्शन करके दिखा दूं अंदर कैसे है? भुजाओं का लंब समद्विभाजक बस लेने की आदत डालिए, समझ में आया? ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है। लंब समद्विभाजक लेना सीखिए आप, बस लंब समद्विभाजक ले लिया, जहां काटेंगे वहीं मिलेगा आपको परिकेंद्र। तो न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होता है, त्रिभुज के अंदर होता है। फिर बताइए समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होता है, कहां, कर्ण के मध्य बिंदु पर। वेरी गुड, कर्ण के मध्य बिंदु पर। कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस। वहीं पर आपका कौन होगा, सरकम सेंटर होगा। याद रहे, इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान दें, हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे आपका सरकम सेंटर होता है। और एक अधिक कोण वाला फिगर सामने बना है, फिर से बना के दिखा दूं क्या? फिगर बना लेंगे ना, क्लियर है? आप दोनों बालक नए वाले जरा बताइएगा, क्लियर है? तो यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि अधिक कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र है उसकी पोजीशन क्या है, बताइए? त्रिभुज के बाहर, आउटसाइड द ट्रायंगल है। और क्या है, अपोजिट टू बताइए, ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल के सामने है। सामने के लिए क्या प्रयोग होता है, वर्ड अपोजिट। आया समझ में? क्लियर है सारे बच्चों? जैसे आप हमारे सामने मतलब आप हमारे अपोजिट में है। आ गया समझ में? क्लियर है? तो इतनी चीजें मैंने आज बताया। क्या क्या बताया, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। माध्यिका क्या है, दोहराते हुए जाइएगा रास्ते भर, ठीक है? माध्यिका, केंद्रक, फिर क्या बताया, अंतःकेंद्र, फिर अंतःवृत्त बताया, फिर परिकेंद्र। अब परिवृत्त की बात होगी, लेकिन समय हो गया है समाप्त। अब चर्चा करूंगा कल। जो भी डाउट इससे रिलेटेड हो अपने मन में भर के लाइएगा, डिस्कशन हम कल कर लेंगे, ठीक है? डाउट तो रहेंगे ही आप लोगों के, तो डाउट का डिस्कशन कल हो जाएगा। थैंक यू।